बरेलवी साहब, आपने ब्रेक पर जाते हुए डॉक्टर हुमा बकाई का बड़ा अहम तज्जिया सुना और वो कह रही थी कि ये जो मिसट्रस्ट का एलिमेंट है उसकी वजह से अभी तक फैसला नहीं हो पाया। तो आपको लगता है कि वाकई मिसट्रस्ट है और जो ये मामला है कि खान साहब की जमात जो इनके मुश्तरका आप कह लीजिए कि सियासी हरीफ थे वो अब वाकई माइनस हो गए गेम से, आपको ऐसा लगता है? बरेलवी साहब संजीला में वक्त कम है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि अब आप हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी तक वही जो हुकूमत में थे, हुकूमत छोड़ रहे हैं तो उनका मुख्य बयानिया है कि सब सारे मसाइब के जिम्मेदार तो खत्म हो गए। और वो जो भी बात कही जा रही थी, अब असल जो है वो पीडीएम इत्तेहादियों के दरमियान है, जिसका आप एक पेशावर में एक अलग भी देख रहे हैं। दूसरे ये कि मैंने आपसे कहा ना कि ये लोग अब मुक़तदर हुकूमतों के रेलिवेंट नहीं रहे। अभी भी टारगेट या उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से जो ऑलरेडी आइसोलेट कर चुके हैं, नाम नहीं ले रहा जिसकी जमात को या जिस आयत को, और किस तरीके से दस्तोपा करके एक अच्छे हालात में इलेक्शन कराए जाएं। और जो पहले भी बात की जा रही थी, मुझे नहीं लगता कि अगले 6 महीने में ये मुमकिन हो सकेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता 6 महीने में मुमकिन होगा? लेकिन ये भी बताइए कि अगर 6 महीने में मुमकिन नहीं होगा तो फिर ये जो IMF के साथ हमारे मामलात हैं, फिर ये जो मुआशी बदहाली है, फिर ये एक तोजीही बन जाएगी एक लंबे केयर टेकर सेटअप के लिए। अगेन बात तो फिर वहीं पे चली जाती है कि एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा जो लंबा चलेगा, तो मंसूबा तो लगता है फिर वही का वही है। तंजीला, आप भी जानती हैं और मतीन साहब बहुत अच्छे जानते हैं कि हमेशा हमारे बाहर वालों को तो यहाँ एक आदमी की हुकूमत सूट करती है। रियावलक पे तमाम तनकीद कहें, अयूब खान को कहें, मुशर्रफ को कहें, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है या पहले से एक आदमी से बात करती थी। वो ये इत्तेहादी उठते हैं, इनमें जो 10-12 लोग हैं बाहर उठते हैं। और इस वक्त भी सूरत हाल ये आया ना, कोई दिलचस्पी नहीं कि यहाँ कौन बैठे, किस तरह बैठे, वो चाहते हैं एक से बात को। और मेरे ख्याल में वो यकीन आपने देखा होगा और इसका एतराफ़ हमारे शहबाज शरीफ ने किया कि सिपाही सालार ने जितनी मदद उनकी की है माशी बहाली में और मुल्क को यानी जो दीगर मामलात में, उसका उन्होंने बार बार शुक्रिया अदा करते रहे। तो एक बार फिर असल अहमियत को सालारी की है। मैंने अच्छी टर्म इस्तेमाल की है, मैं एंजॉय करता हूँ। हमारे ये पहले सुनने में नहीं आती थी सालार वाली। और फिर सबको इल्म है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कितना अहम किरदार होता है, आज भी है, आइंदा इससे ज्यादा होगा। जी जी, ये बड़ा अहम है कि आइंदा इससे ज्यादा होगा। मतीन साहब, 4 बड़े अहम इनिशिएटिव्स जो हैं वो जाते जाते इस हुकूमत में लॉन्च हुए। चारों इनिशिएटिव्स में सिपा सालार खुद मौजूद थे और 2-3 जगह पर उन्होंने खिताब भी किया और वो बड़े आप कह लीजिए कि इन्वॉल्व थे उन सारे SIFC के अंडर। जी जी, SIFC के अलावा भी जो इन्होंने नई ग्रीन रेवोल्यूशन, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है। फिर IT इंडस्ट्री को बूम के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। मिनरल्स तो का सेक्टर है। मिनरल में आप देखें कि इतना वो अनटैप्ड किस्म का एक सेक्टर है, वहाँ पे उसको एक्सप्लोर करने की बात हुई है। तो ज़ाहिर है शहबाज साहब तो चले गए हैं, लेकिन आर्मी चीफ मौजूद हैं। अब जो भी निगरान सेटअप भी आएगा तो वो इनिशिएटिव्स तो रन तो वही कर रहे होंगे। तो ये बात कितनी अहम होगी कि इतने बड़े बड़े जो फैसले हैं वो हो गए। शहबाज साहब ने काफ़ी जो उन पे तनकीद हो रही है कि उन्होंने बहुत सारी सियासी जगह जो है वो छोड़ दी और फौज को उन्होंने काफ़ी जगह दी है, सियासी बहुत स्पेस दी है। बिल्कुल, और ये बात आपकी दुरुस्त है कि बहुत स्पेस दी और जो उन्होंने कहा उसके ऊपर अमल दरामद किया। लेकिन स्पेशली मैं ये कहूँगा ये जो SIFC बनी है अबव पॉलिटिकल लाइंस, ये एक यकीनी तौर पे एक ऐसी कौंसल बना दी गई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल। और सिर्फ 3 रोज़ पहले इसकी एपिक्स कमेटी का इजलास था जिसमें वज़ीर आज़म ने
اس کی صدارت کی، اور اس کی تمام تر آپ نے جو اشارہ کیا تمام تر اس کی ایکٹیویٹیز کو لیگل کور دے دیا گیا ہے. اس کو ایگزیکٹو آرڈر اس کی تمام تر ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. تو بالکل وزیر اعظم اگر رخصت ہو رہے ہیں لیکن آرمی چیف رہیں گے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایسا EFC بنانے کی ضرورت کیوں پڑی. آپ کا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, TDAP ہے, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, منسٹری آف کامرس ہے, تجارت کی پروموٹ کرنے کے سرمایہ کاری کے تمام ادارے آپ کے ڈیڈ ہو چکے ہیں. آپ کے جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ آفیسرز ہیں جو پاکستانی سفارتخانوں میں بیٹھتے ہیں, ایک پائی, ایک سینٹ, ایک ڈالر کی انویسٹمنٹ نہیں لا سکے. آپ نے تینوں چاروں ایونٹس اسلام آباد میں دیکھے, جو ایگریکلچر کا ہوا, پھر IT کا ہوا, پھر مائننگ میں ہوا, اور پھر جس طرح کل ہم نے دیکھا, کل ہم وزارت خارجہ میں تھے, بلاول بھٹو زرداری سے الوداعی ملاقات تھی, سعودی نائب وزیر خارجہ اپنے بہت بڑے وفد کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو یہ وہ پریکٹیکلی چیزیں کر کے دکھا دی گئی ہیں. پہلے تنزیلہ باہر سے بڑے بڑے وفد آتے تھے اور ڈاکومنٹس ہاتھ میں ہوتے تھے, جی انویسٹمنٹ ہے, لیکن یہاں پہ جو متعلقہ منسٹریز ہیں, وزارتیں ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, ان کے اندر زیرو کیپیسٹی تھی انویسٹرز کو گائیڈ کرنے کی. کوئی ریڈی پلانز نہیں تھے. انرجی ہے, کوئی ٹیکسٹائل ہے, کوئی تو آپ کے خیال میں فوج اسسٹ کرے گی کوارڈینیشن کو؟ فوج اسسٹ کرے گی, اور فوج نے اسسٹ کیا تھا سابق وزیر اعظم کو بھی, اور دل و جان سے کیا تھا. اور بعض بریفنگز, پس منظر کی بریفنگز میں ہم موجود تھے جب اس وقت کے جنرل فیض حمید اور اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب کی, وہ کہہ رہے تھے 90% سپورٹ جو ہے اس وقت کے وزیر اعظم کو اسٹریٹجک سپورٹ ہم فراہم کر رہے تھے, چونکہ فوج ہر حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ کل وہ ان کے ساتھ تھے پھر وہ آج ان کے ساتھ بھی تھے. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو چلانا. اس وقت جو ہمارے ہاں ڈالر کی شارٹیج ہے, جو ہمارے ہاں اکانومی سلو جا رہی ہے, ہمیں فارن انویسٹمنٹ کی بے تحاشا ضرورت ہے. فارن انویسٹمنٹ آئے گی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ اب نگراں حکومت کو بھی اسسٹ کرے گی؟ کیونکہ نگران حکومت کو تو ساری اسسٹ ہی وہی کر رہی ہے.